हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रैपिड फायर करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वीक 1 ऑफ अप्रैल 2026। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि दिस पर्टिकुलर सीरीज इट इज द बेस्ट सीरीज फॉर एनीवन जिसको प्रीलिम के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोर करना है। खासकर वो बच्चे कि जिनका स्कोर 70 से 80 तक तो आ रहा है, लेकिन बचे हुए 10 से 15 नंबर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिए जाएंगे। टेक्निकली इन लोगों का केस सबसे टफ भी होता है। मान लीजिए आप किसी मेंटर के पास में भी जाते हो और आप बोलते हो कि यार मेरे को 40 नंबर में ले पा रहा हूं, अभी मेरे को तैयारी करनी है, तो उसके पास में इतना कुछ है आपको समझाने के लिए। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी 80-85 के ऊपर है, उसको ये बताना कि भाई बचे हुए 5-7-10 नंबर कैसे लेने हैं, ये बहुत टीडियस टास्क हो जाता है। एंड जनरली मेंटर्स के पास में इसका आंसर नहीं होता, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो कि आपकी वीकनेस कहां है, आप कहां जाके जो है खराब कर रहे हो। आप अटेम्प्ट में खराब कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तो एक 6-7 महीने की टेस्टिंग करनी पड़ती है, इतने में टाइम वेस्ट होता है। ये पर्टिकुलर सीरीज आपको पिछले हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे करंट अफेयर्स को आपके सामने एक वीडियो के अंदर अंडर 20 मिनट्स आपके सामने ले आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि खासकर ये प्लेलिस्ट जिसके अंदर यूपीएससी करंट अफेयर्स रैपिड फायर है, यूपीएससी अखाड़ा का, राइट, ये आप प्लेलिस्ट अपने पास जरूर सेव करके रखिए। जब भी आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप रेलिवेंट तरीके से देख लीजिए कि यार मेरे को जैन फेब मार्च कवर करना है, वो वाली वीडियोस लगाइए, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2x या 1.5x पे, फटाफट से देखिए और सारे टॉपिक्स आपके सामने रिवाइज हो जाएंगे। और इस तरीके से होंगे, मैं पढ़ाता ही ऐसे हूं कि आपको याद हो जाए। अदर देन दैट, अगर डिटेल में कवर करना है, अगर ऑफिसर बनने का मन ही बना लिया है ना कि मेंस भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है, देन वी हैव स्पेशल करंट अफेयर कोर्स जो हमारा चलता ही है यहाँ पे कोर्स के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आई एम नॉट हियर टू सेल द कोर्स, अभी फटाफट से मैं आपकी हेल्प करता हूँ यहाँ पे रैपिड फायर तरीके से। लेट्स सी कि इस बार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया, इसलिए मैं सबसे पहले ले आया। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्लू जोन्स। फटाफट से जोन्स देख लीजिए कि कौन कौन से जोन्स हैं, मैं बताता हूं ब्लू जोन्स क्या है। उससे पहले ये याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये पर्टिकुलर लोमा लिंडा, इसके अलावा कोस्टा रिका के अंदर निकोया, ये दोनों आपके अमेरिकाज के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। उसके बाद में यूरोप में आते हो तो ये दो रीजन आपको देखने को मिलते हैं, इटली के अंदर सार्डिनिया और इकारिया, ये है ग्रीस के अंदर, इसके अलावा जापान का ओकिनावा। वैसे तो इन एरियाज को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज समहाउ रिलेटेड टू द हेल्थ, है ना। अब ये क्या चीज है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। दीज आर द रीजन्स वेयर पीपल ऑफन लिव पास्ट 100। ये मतलब यहां पे लोगों की जो एज है वो 100 प्लस है एवरेज तौर पे। हाई लॉन्जिविटी कब, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, क्रॉनिक डिजीज देखने को मिल रही है, वहां पे एक ये पर्टिकुलर 5 रीजन्स हैं जो कि मजे में 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे जी रहे हैं। उससे पहले प्रीलिम में जो पूछे जा सकता है वो वाले मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। ब्लू जोन्स कौन से हैं? ब्लू जोन्स आर द रीजन्स वेयर पीपल ऑफन लिव पास्ट 100 ईयर्स थैंक्स टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड सोशल हैबिट्स। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डैन ब्यूटनर ने, ठीक है। ये अभी रिसेंटली ही आया न्यूज में, डैन ब्यूटनर का कॉन्सेप्ट है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये आपको जो है सवाल देखने को वहां पे मिल सकता है नाम वाला। ब्लू जोन लाइफस्टाइल के ट्रेट्स क्या हैं? उन्होंने 7 ट्रेट्स आइडेंटिफाई करके दिए। ये देखिए आपके पेरेंट्स को भी बताने में काम में आएंगे, जिसकी भी लाइफ बड़ी करना चाह रहे हो। ये 7 तरीके हैं जी उसके, और 7 में से कोई एक नहीं करना, 7 के 7 करने होते हैं, है ना। देखिए इनकी क्या है, प्लांट बेस्ड डाइट है। प्लांट बेस्ड 95% जो इनका फूड है प्लांट से आ रहा है। अगर प्लांट से आ रहा है दैट मींस मीट एंड शुगर कंजम्पशन इनकी कम है, लिमिटेड मीट एंड शुगर कंजम्पशन, ठीक है जी। और क्या है, नेचुरल एंड लोकल फूड्स ही खाते हैं, लोकली प्रोड्यूस्ड, लोकली कंज्यूम्ड, ठीक है जी। इसके अलावा मॉडरेट ईटिंग को ये जो है एडमिनिस्टर करते हैं। 80% रूल है इनका कि 80% जब आप फुल हो जाते हो तो खाना रोक दीजिए, जस्ट फील योरसेल्फ 80%। पंजाब और हरियाणा में तो 80% तो स्नैक्स में ही हो जाता है, उसके बाद में मेन कोर्स है, ये सब चीजें है ना। तो यहाँ वाली चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं किस मुंह से बोलूँगा आपको कि 80% खाना चाहिए, है ना। मैं करूंगा पहले, फिर हो सकता है 6 महीने बाद मैं आपको बोलूँ कि नहीं 80%, है ना। चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं भी 80% पे आऊँ, आप भी 80% पे आओ, राइट। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ब्रेन शार्पली चलता है। देन यू हैव टू डू डेली मूवमेंट, देन यू हैव टू हैव अ पर्पस इन लाइफ। अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो जगह आपने मैंने आपको याद करवा दी थी। इसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, राइट। तो ये इस टाइप का टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं पहले नंबर पे बस इसलिए ले आया आपके लिए कि बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, और अच्छा भी है, सीखा जा सकता है। हम तैयारी कर ही रहे हैं तो अपनी लाइफ बेटर करने के लिए कर रहे हैं।
इस टाइप की चीजें एक्चुअली लाइफ बेटर कर देती हैं। आओ बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट 2025, 5-6 दशक पुराना एक्ट जो है उसको अब हटा के रिप्लेस करके नया एक्ट जो है वो 1 अप्रैल से लागू हो गया है। हैंस आपका ये करंट अफेयर के अंदर हम देख लेते हैं, राइट। मेन चीजें बताऊंगा इसके अंदर। इनकम टैक्स एक्ट पूरा क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो रैपिड फायर का पॉइंट नहीं है, हमने क्लास में डिस्कस किया था। अगेन आई विल रिमाइंड यू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, हम वहां जाके चेक कर सकते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स, कब आया है? 1 अप्रैल 2026 से। 2025 का एक्ट है, कब आया? 2026 में आया। कोई बच्चा जो नया है तैयारी में कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। किसको रिप्लेस किया इसने? 1961 के एक्ट को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। क्या क्या चेंजेस हैं इसके अंदर वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बेसिक्स पता होंगे, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, आपने इनकम टैक्स भरा ही नहीं होगा, तो आपको नहीं पता होगा इतना डिटेल में कि इनकम टैक्स कैसे काम करता है ऑन ग्राउंड। ऊपर से पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, सीबीडीटी के अंडर आता है। ये सारी चीजें आपको जो है बेसिक पता होंगी, राइट। निटी-ग्रिटीज नहीं पता होंगी, वो मैं आपको चेंजेस बता देता हूं क्योंकि सवाल इस पे ही आएगा। आप जिसको तो समझ में आ रहा है वो तो समझ ले, जिसको नहीं आ रहा है याद कर लेना अभी के लिए। आपके एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो बहुत मजे हो जाएंगे आपके, अगर आपको याद होगा। फॉर्म 16 जो कि टीडीएस से रिलेटेड था वो अब रिप्लेस हो गए किससे? फॉर्म 130 से, जो कि एक सिस्टम जनरेटेड फॉर्म होने वाला है, ये खुद भरना पड़ता था। ठीक है जी, एक तो ये चेंज है, फॉर्म 16 को फॉर्म 130 से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा पहले क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होते थे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है। इन दोनों चीजों को रिमूव कर दिया गया है, इट हैज बीन रिमूव्ड। इसकी जगह क्या लेके आए हैं? यूनिफाइड टैक्स ईयर। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड की इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ये चेंज आया, ये चेंज आया, वो स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर AY एंड FY को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? टैक्स ईयर के साथ में। ठीक है, तो ये आपने पर्टिकुलर चीज जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा और क्या चीज है इसमें? VDAs, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इनकम के अंदर इस एक्ट के थ्रू डिस्क्लोज करने के लिए इंक्लूड कर दिया गया है बच्चे। तो दीज आर दी मेजर चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं। चेंजेस की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन मोर चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं। पॉलिटी का ये पर्टिकुलर टॉपिक है इलेक्शन पिटीशन के ऊपर। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक ना ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इंडिया ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है, वो भी लार्जेस्ट है ये, राइट। नॉट डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखा जाए तो वो इलेक्शंस ही हैं। ऐसी जगह ऐसा एक प्रोसेस जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के असेंबलीज में या लोकसभा के अंदर चुन के भेज रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी इसके रिजल्ट्स के बाद में थोड़ा सा कलेश मच जाता है, थोड़ी धांधली सी हो जाती है। तो उस धांधली से बचने के लिए, इलेक्शन रिजल्ट से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए देयर इज ओनली वन लीगल रेमेडी दैट इज देयर, जिसको इलेक्शन पिटीशन बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन को लेके एक अपडेट दिया है, वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले इलेक्शन पिटीशन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज है। इलेक्शन पिटीशन इट इज द ओनली लीगल रेमेडी टू चैलेंज इलेक्शन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स यहां पे कीवर्ड है, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन पिटीशन डलती है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी चैलेंज्ड एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटीशन, ठीक है जी। अब हो सकता है यहां पे आपको ओनली वर्ड पे शक हो, इसलिए ये स्टेटमेंट अलग से यहां पे मेंशन करके दे दी है, कैन नॉट बी चैलेंज एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है, ठीक है, वो देखिए यहां पे, एनी कैंडिडेट और इलेक्टर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैंडिडेट भी कर सकते हैं, इलेक्टर भी। बस पॉइंट क्या है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को होना चाहिए जिसके रिजल्ट की बात यहां पे हो रही है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, कब तक फाइल कर सकते हैं इसको? विद इन 45 दिन के अंदर अंदर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। आफ्टर जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल करनी है। और मान लीजिए जो हाई कोर्ट है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लोअर कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपने अपील करनी है उनके डिसीजन के खिलाफ फर्दर हाई ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज जो है अपील करनी होती है। ये इसकी निटी-ग्रिटीज है, इसके ऊपर आपको जो है वो सवाल देखने को जो है वो मिल सकता है, राइट। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, दैट इज कि इलेक्शन पिटीशन के ऊपर एपीलेट, जो अभी चेंजेस आए हैं बेसिकली, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं, चेंजेस क्या आए हैं इसके अंदर। एपीलेट कोर्ट
यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिमांड, रिमांड का मतलब होता है सेंड बैक, समझिए इस चीज को, एपेलेट कोर्ट कैन नॉट रिमांड इलेक्शन पिटिशन फॉर फ्रेश एविडेंस। होता क्या है, कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी है ना, फॉर दैट मैटर, या कोई इंडिविजुअल भी है, उसने इलेक्शन पिटिशन डाली रिजल्ट के बाद में कि यार मैं रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, वो हार गया या जो भी है ना, कि ये रिजल्ट में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाल के दे दिया, उस ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है कि हाँ यार ये केस तो ठीक है, पर ये ना इसमें ये सर एक फ्रेश एविडेंस है, ये एक और चीज निकल के आई है सामने, इसकी वजह से ना दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराओ, दोबारा से केस चलवाओ नीचे जाके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी डिसाइड किया कि आप फ्रेश एविडेंस नहीं दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, यू प्रेजेंट योर बेस्ट केस इन द फर्स्ट प्लेस। जब हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन पिटीशन डाल रहे हो, आप सारे के सारे एविडेंस वहीं पे दीजिए, हम केस दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजेंगे, हम फ्रेश एविडेंस को एडमिट नहीं करेंगे, यू प्रेजेंट योर बेस्ट केस एट द हाई कोर्ट इटसेल्फ। ये है इस पर्टिकुलर जो ये हम सारा टॉपिक कर रहे हैं, इसका निचोड़ ये है जो मैं बोल रहा हूं, दैट यू कैन नॉट रिमांड, रिमांड माने सेंड बैक, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट केस टू बी प्रेजेंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, नो न्यू एविडेंस, ठीक है जी, नो न्यू एविडेंस, ठीक है, टू बी एडमिटेड एट दी लेटर स्टेजेस। तो ये पर्टिकुलर इलेक्शन पिटीशन के अंदर अपडेट आया है। बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया था कि 45 दिन के अंदर इलेक्शन के बाद में आपको जो है इसको फाइल करना है, और अगर अपील करनी है 30 डेज के अंदर, और अगर अपील कर रहे हो तो सेम एविडेंसेस चलेंगे, कोई भी नया एविडेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। नाउ दिस इज आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस 2 मिशन। अब फटाफट से अपने दिमाग का ना वो जोन चेंज कीजिए, फटाफट साइंस एंड टेक में आ जाइए फिर से। ये स्पेस मिशन की बात हो रही है, अभी हम पॉलिटिक्स पढ़ के हटे हैं, आई नो, लेकिन आपका एग्जाम भी ऐसे ही होता है बच्चे, याद रखिएगा। एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी का आ रहा है, अगला आपका ज्योग्राफी का होगा, फिर एक करंट अफेयर होगा, फिर साइंस एंड टेक होएगा, एक पता नहीं क्या होगा, है ना। इस तरीके से आपके जो है वो क्वेश्चन आपको वो बार बार चेंज करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे करते हैं कि पहले पॉलिटी के ढूंढ लूं, पहले ज्योग्राफी के, बट इट टेक्स ओवरऑल 10 मिनट ज्यादा लग जाते हैं उस तरीके से अटेम्प्ट करने में, हमें ऐसे ही करना पड़ता है लाइन में, है ना। तो ब्रेन को स्विच करने की आदत होनी चाहिए, इसीलिए मैं कई बार टॉपिक को थोड़ा सा हॉच पॉच करके लेके आता हूं। Now this is Artemis 2 mission of NASA 2026। आपने देखा होगा ये प्रोबेबली जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी हो सकता है ये लैंड भी हो चुके हो, राइट, रिकॉर्ड में, पर उससे पहले ही कर रहा हूं क्योंकि ये आपका 1 से लेके 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स इसके अंदर हम जो है कवर कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्रूड आर्ट, ये ध्यान से देखिएगा बच्चे, थोड़ा सा टेढ़ा है ये। आर्टेमिस जो प्रोग्राम है उसका पहला क्रूड मिशन है आर्टेमिस 2 मिशन। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। और क्या है, फर्स्ट ह्यूमन लूनर फ्लाई बाय, लूनर लैंडिंग नहीं है बच्चे, यहां पे कोई भी लैंड नहीं हुआ, इट्स अ फ्लाई बाय। गेड़ी मारी है इन्होंने मून की, नॉर्थ वाले बच्चों को समझ में आएगा, खासकर ये पंजाब चंडीगढ़ वालों को, है ना, गेड़ी मारी है उन्होंने मून की, ठीक है, इट्स अ फ्लाई बाय। ड्यूरेशन कितनी रही, 10 डेज, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, ट्रेजेक्ट्री कौन सी ली उन्होंने, फ्री रिटर्न लूनर फ्लाई बाय। कहने का मतलब मून की ग्रेविटी को यूज करके, देखिए, यूजिंग ग्रेविटी असिस्ट ऑफ व्हाट, मून। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे वो चेंज कर देंगे, ग्रेविटी असिस्ट ऑफ अर्थ लिख देंगे यहां पे, ठीक है। तो ग्रेविटी असिस्ट ऑफ मून एंड देयर वाज नो लैंडिंग। स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज किया इन्होंने यूज किया ओरायन स्पेसक्राफ्ट। और लॉन्चिंग सिस्टम कौन सा यूज किया उन्होंने किया, SLS सिस्टम यूज किया, स्पेस लॉन्च सिस्टम। नासा का ये प्रोग्राम है, कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे जाक्सा, ESA, चाइना, ये सब वो ऑप्शन में डाल के दे सकते हैं आपको, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर्टेमिस 2 मिशन किसका है, USA का है। वैसे भी लूनर लैंडिंग्स के ऊपर ना, ह्यूमन लूनर लैंडिंग्स के ऊपर नासा का बहुत दबदबा रहा है शुरू से, राइट, बहुत अच्छा काम करती है नासा उस फील्ड में। इसके अलावा टेक इनोवेशंस की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिशन की, ये वैसे आपका मेंस का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट बन सकता है, पर जैसे PCS में, पंजाब PCS के अंदर इस टाइप के सवाल देखे गए हैं पहले, है ना, इतनी डिटेल में जाके। HCS में इतना डिटेल में नहीं देखा, पर UPSC में देखे गए हैं, हैंस हम इस पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं। टेक इनोवेशंस कौन कौन सी हैं इसमें, एक तो ये O2O, ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल लेजर कम्युनिकेशन, है ना, ऑप्टिकल वे के अंदर डाटा को भेजना, कि यहां से लाइट प्रोजेक्ट करूंगा, सामने से लाइट कैच हो जाएगी, ताकि लाइट की स्पीड से डाटा जाए, राइट, तो वो इसमें चेक हुआ। इसके अलावा इट हैड अवतार एक्सपेरिमेंट, इसकी एक फुल फॉर्म है, कोई अगर कमेंट में लिख के मुझे बताए तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझे। क्या है ये पर्टिकुलर चीज, इट हैज ऑर्गन ऑन अ चिप स्टडी। ऑर्गन ऑन अ चिप का कहने का मतलब क्या है
कि एक टिश्यू के ऊपर हमने चिप को लगा दिया उसको मतलब जो मॉनिटर करने के लिए, उसके स्टैट्स को लेने के लिए। क्या स्टडी करता है? रेडिएशन एंड माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट्स को, कि फ्यूचर में हमने लॉन्ग मिशंस भेजने हैं ह्यूमंस के साथ में, तो माइक्रोग्रेविटी का और रेडिएशन का क्या असर होता है, उस चीज के लिए ये अवतार एक्सपेरिमेंट है। एक सवाल आपसे पूछेंगे कि अवतार एक्सपेरिमेंट रिसेंटली हर्ड इन न्यूज, ये किस मिशन से रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन उसमें दे देंगे, उसमें से एक आर्टेमिस 2 होगा, तो ध्यान रखना है आपने। और इन्होंने साथ साथ जाते जाते क्या काम किया? GASS गैस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ध्यान से देखिए, साउथ कोरिया एंड सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज की क्यूब सैट्स को भी साथ में इन्होंने इसी मिशन के थ्रू जो है वो लॉन्च कर दिया है, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, हो सकता है इस पे सवाल आपका बन जाए प्रीलिम के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, हीलियम। अब हीलियम को सबने सुना तो जरूर होगा कि हीलियम सेकंड नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। हीलियम एक गैस है, लाइट गैस है। पहले वो गुब्बारों में भी भरते थे हीलियम, बाद में चेंज करके हाइड्रोजन भरने लगे क्योंकि वो भी उड़ती है और ज्यादा रेडिली अवेलेबल है। नो, हीलियम का क्या प्रॉब्लम है कि हीलियम ना सिंथेटिकली प्रोड्यूस नहीं होता। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब आप नेचुरल गैस को लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट करते हो थ्रू दी वेरियस प्रोसेसेस, उसमें ये बाय प्रोडक्ट में आपको हीलियम मिलता है। और हीलियम ना आपकी और मेरी लाइफ से ऑलमोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड है। हम सुनते नहीं है डे टू डे लाइफ के अंदर, पर ये बहुत काम में आता है। मेडिकल फील्ड की बात करें तो एमआरआईज के कंडक्टर्स को सुपर कूल करने में काम में आता है, मैग्नेट्स को सुपर कूल करने में काम में आता है। इसके अलावा आपकी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज में काम में आता है। सेमीकंडक्टर वो जिसमें चिप्स वगैरह बनते हैं, नॉट खाने वाले चिप्स, मोबाइल फोन के चिप्स, जिससे ये स्क्रीन बनी है, जिससे वो कैमरा बना है, जिससे वो डिवाइस बना है जिसके थ्रू आप अभी मेरे को देख रहे हो, राइट। ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको हीलियम जो है वो यूज करनी पड़ती है क्रायोजेनिक कूलिंग के लिए, राइट। हेंस हीलियम जो आपका है वो एक स्ट्रेटेजिक, ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजिक मटेरियल की तरह जो है वो काम में आता है। प्रॉब्लम ये है कि सिंथेटिकली नहीं बनता और नेचुरल गैस को एलएनजी में कन्वर्ट करते हुए ये बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। और अभी इसके ऊपर एक गार्ड गिरी हुई है, इसके ऊपर जो है एक टंटा चला हुआ है वर्ल्ड में, एक भसड़ मची हुई है ना, टेक्निकल टर्म्स में बढ़ाता जा रहा हूं, है ना, कि कलेश मचा हुआ है। तो नेचुरल गैस को एलएनजी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान वॉर की वजह से। हेंस हीलियम की भी शॉर्टेज हो गई है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो हम हीलियम देख लेते हैं क्या चीज है, हीलियम के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, और फिर हम हीलियम की एप्लीकेशंस देख लेंगे। नाउ हीलियम इज अ कलरलेस, रंग नहीं है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है, इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता है, नॉन फ्लेमेबल है और नोबल गैस है। ठीक है जी, नॉन फ्लेमेबल मतलब आग नहीं लगती इसमें। तो ये इसके बेसिक फैक्ट्स है। आगे देखिए, इट हैज लोएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी आपको एक फैक्चुअल चीज सामने सामने क्लियरली दिख रही होगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज द सेकंड लाइटेस्ट एंड सेकंड मोस्ट एबंडेंट, सेकंड वाला ये आपको खाना है, सेकंड वाला, सेकंड लाइटेस्ट एंड सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अर्थ के ऊपर ये बहुत कम मिलता है, रेयर है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है और एटमॉस्फेयर से ये एस्केप कर जाता है, लिटरली अर्थ से ये एस्केप कर जाता है हीलियम, राइट। हेंस ये आपका रेयर है अर्थ के ऊपर। अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस फटाफट से। एप्लीकेशन मैंने आपको कुछ तो बता ही दी है। क्रायोजेनिक कूलिंग हेल्थ केयर के अंदर, एमआरआई को कूल करने के लिए, एरोस्पेस एंड रॉकेट के अंदर काम में आता है। ये कैसे? जलता तो है नहीं, लेकिन जब आपका फ्यूल टैंक खाली हो रहा है तो ताकि वो पिचक ना जाए, है ना, प्रेशर की वजह से, तो वहां पे बचे हुए एरिया के अंदर हीलियम को भर देते हैं ताकि प्रेशर से फ्यूल आपका नीचे जाए, और हीलियम रिएक्ट तो करेगा नहीं किसी के साथ में, तो वहां पे उसको उलेज बोलते हैं। तो फ्यूल टैंक प्रेशराइजेशन के अंदर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो काम में आती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग में काम में आती है। अब अगर टैंक में काम में आ रही है तो हैंस डीप सी डाइविंग में भी काम में आ रही है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी हीलियम जो है वो काम में आती है। तभी मैं बोल रहा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे और मेरी लाइफ से ये कनेक्टेड है। एक और चीज जो आपकी और मेरी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चे। अप्रैल के स्टार्टिंग में आपने अनड्यू रेनफॉल देखी होगी, दोबारा से ठंड आती हुई देखी नॉर्थ इंडिया ने, राइट। इसके साथ में एक टॉपिक हाईलाइट होता है कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने समर सीजन फोरकास्ट अप्रैल से जून 2026 जो है वो लॉन्च किया। एक तो सवाल यहीं से बनेगा कि समर सीजन फोरकास्ट अप्रैल जून 2026 ये कौन सी एजेंसी देती है? बहुत इजी सवाल आएगा, कोई भी आईएमडी उसके ऊपर मार देगा, राइट। हमने क्या देखना है, इसने इस पर्टिकुलर फोरकास्ट के अंदर क्या कुछ बोला है वो देखिए।
इट इंडिकेट्स राइजिंग हीट स्ट्रेस अक्रॉस इंडिया विद रीजनल वेरिएशन। और इस बार जो नॉर्थ इंडिया है वो फेवरेबल वेरिएशन के अंदर आ गया। कैसे? नॉर्थ इंडिया में एक्सेप्शन है कि यहाँ पे रिलेटिवली कूलर देन नॉर्मल समर्स जो है वो इस बार एक्सपेक्टेड है। क्यों? ड्यू टू क्लाउड कवर, यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी सा मौसम रहने वाला है। और क्यों है क्लाउडी मौसम? ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है जी, ये आपके साथ में एक और फैक्ट हो गया। एक फैक्चुअल चीज और है कि अप्रोक्सीमेटली 12% अबव नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेनफॉल आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी बच्चे। और इसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में? आईएमडी एज एन एजेंसी, इसके ऊपर कुछ फैक्चुअल सवाल बनेंगे। वो मैं सारे फैक्ट्स यहीं ले आया, सवाल बना फैक्चुअल जहां पे आप फंस सकते हो, है ना, थोड़ा सा उलझ सकते हो, वो यही है। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1875 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है बच्चे। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? दिस इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा ये एक साइंटिफिक ऑपरेशनल एजेंसी है एंड इट इज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है बच्चे, यहां से अगर सवाल आया तो आ सकता है। अगर स्टैट्यूटरी नहीं है मतलब इसका कोई एक्ट वैक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। बहुत आसानी से, बहुत काम डाउन होकर आप लोगों ने तैयारी करनी है। रील्स का याद रखना, उन रील्स को देखना है आपने जिसके ऊपर आपको ऑरेंज स्ट्रिप देखने को मिलती है, वही वाली रील्स आपने सेव करके रखनी है, वही आपके करंट अफेयर में आएगी। वो भी आपने 6-8 महीने तक सेव करके रखनी है, उसके बाद आउटडेटेड हो जाएंगी वो भी। पर 6-8 महीने तक दे आर हाईली रेलिवेंट और आपके इतने सारे सवाल उसमें से आने के चांसेस हैं कि अगर आपने नहीं किया तो मतलब मिस कर जाओगे कि सामने पड़ी थी 30 सेकंड की रील, है ना, बाकी सब हम इधर उधर की मीम्स वगैरह देखते रह गए। थैंक यू सो मच बच्चे। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी अखाड़ा।